जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने नॉन फाइनाइट चैप्टर स्टार्ट किया है इन्फिनेटिव को, और इन्फिनेटिव में हमने जो बातें आपके सामने रखी थी उन बातों को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आइए इन्फिनेटिव के कुछ कोर एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको भी थोड़ा सा आप देखने समझने का प्रयास करते हैं। जैसे होता क्या है डियर कि जब भी कोई इन्फिनेटिव को, हमको पता है कि जो इन्फिनेटिव होता है, जरा एक बार रिवीजन कॉल ले लीजिएगा। इन्फिनेटिव जो होता है 2+v1 को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो होता है भैया सेंटेंस में ये तीन काम करता है। एक तो काम करता है नाउन का, एक तो काम करता है एडजेक्टिव का, एक काम करता है एडवर्ब का। ये तीन काम करता है। कोई भी इन्फिनेटिव से लिखी गई वर्ब तीन काम करती है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जब आप ये जान जाएंगे कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब काम करती है, तो आपको पता है बेटा कि नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव से लिखेंगे तो तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाया था, एग्जांपल भी दिखाया था कि कब नाउन, कब एडजेक्टिव, कब एडवर्ब। नाउन के तौर पर कोई अगर काम कर रहा है तो क्या क्या काम करता नजर आएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, बोलिए हाँ। कोई आदमी अगर नाउन है तो इंग्लिश की दुनिया में वो क्या काम करता नजर आएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो जरा सोचो, मैंने आपसे कहा एक सेंटेंस की टू सी इज टू बिलीव। एक बड़ी प्यारी सी कहावत है कि जो हम देखते हैं हम उसी पे भरोसा करते हैं। अगर हम देखे नहीं होंगे तो हम भरोसा भी नहीं करेंगे। अगर किसी ने भूत को देखा होगा वही मानेगा, नहीं साहब पहलवान भी बाबा होते हैं और पहलवान में बाबा पीपल के पेड़ में आते हैं, उनको मैंने देखा है। तो जो देखा होगा भाई साहब उसको ना नहीं बोल सकता, हालांकि उसकी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा क्योंकि वो देखा नहीं इसलिए नहीं बिलीव कर पा रहा है। तो वैसे ही जब इंसान कोई चीज देखता है तो उसका बिलीफ बढ़ता है। तो देखिए, इस क्या हो गई वर्ब। वर्ब के पहले का पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद का पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको ऑब्जेक्ट मत बोल दीजिएगा भैया, भाई लोग ऑब्जेक्ट मत बोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब एक्शन होनी चाहिए। वर्ब कैसे होनी चाहिए, एक्शन वर्ब, तब ये ऑब्जेक्ट अपने आगे रख सकती है, ठीक है ना। ये तो स्टेटिव वर्ब है ना, इस क्या स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। टू सी इज टू बिलीव, ये इन्फिनेटिव यहाँ सब्जेक्ट है और ये इन्फिनेटिव यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। नाउन एक काम करेंगे सब्जेक्ट का, एक काम करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो अगर सब्जेक्ट लिखे हो तो अंडरस्टूड है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी, ऑब्जेक्ट लिखे हो तो अंडरस्टूड है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी। बोलो हाँ। अच्छा, थोड़ा उसको और आगे बढ़ाएं। अगर मैं बोलूं कि टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड sleep early at night, to get up early in the morning and to sleep early at night is good habits। एक स्टेटमेंट। एक सेकेंड सेंटेंस बोला आपको भैया कि टू टीच मोर देन 100 स्टूडेंट्स is oblique are difficult। देखिए, दो स्टेटमेंट लिखा गया है, हमें बताना क्या है कि इन दोनों स्टेटमेंट में क्या कुछ गलत है क्या। एक तो यहां देखना है क्या गलत है, यहाँ हाईलाइट कर दिया मैंने इसकी आर। एक वो स्टेटमेंट है उसको भी देखना है इसमें क्या गलत है। आपको बता दिया बेटा मैंने कि जैसे अभी तक सब्जेक्ट के तौर पर कौन आता था, रमेश, दिनेश, मुकेश, ही, सी, इट, आई, वी, दे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जुमा जुमा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। और आपको पता है कि सब्जेक्ट की जगह पे कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, बोलिए हाँ। सब्जेक्ट की जगह पे कौन पर्चा भर सकता है, नाउन प्रोनाउन। तो जैसे वोट कौन दे सकता है, 18 साल का जो होगा, वैसे सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो नाउन प्रोनाउन होगा। सिंपल, वैसे ही समझिए। तो जो आदमी सब्जेक्ट बनेगा वही नाउन प्रोनाउन होगा। अच्छा, नाउन का मतलब कोई नाम, रमेश, दिनेश, मुकेश। प्रोनाउन का मतलब आई, ही, वी, ही, सी, इट, आई, वी, दे।
आज मैं बोल रहा हूं भैया कि यही नाउन का काम इन्फिनेटिव भी तो करता है। इसका मतलब जहां तुम रमेश दिनेश मुकेश यूज करते थे, जहां तुम ही सी इट आई वी दे यूज करते थे, वहां पे तुम इन्फिनेटिव भी तो यूज कर सकते हो। इसका मतलब देखो यहां मैंने इन्फिनेटिव लगा लिया, यहां मैंने लगा लिया। अब जो ये वर्ब लिख रहे हो ना, ये वर्ब, इस वर्ब के पहले का पार्ट क्या हो जाएगा? ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले का पार्ट क्या माना जाएगा? वर्ब के पहले का पार्ट माना जाएगा सब्जेक्ट। बोलिए हाँ, वर्ब के पहले का पार्ट सब्जेक्ट माना जाएगा। वैसे यहाँ पर भी ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले का पार्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्यों होगा? समझ में आ रहा होगा भैया आपको, क्योंकि सब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के पहले तो आता है भैया, कोई नई बात तो है नहीं। अब बस तुम ये सोच लो, इतना मैंने हिंट कर दिया, अब बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। 10 सेकंड की विंडो आपको दे रहा हूं, एक बार आप चेक करके बताओ कि सेंटेंस में क्या कोई एरर है। क्या सेंटेंस में कोई एरर है? चलिए अब मैं आपके सामने आंसर करता हूं। बहुत टाइम ले लिया आपने, हालांकि इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था आपको। देखिए भाई, मैंने कहा लिखा है टू टीच मोर देन 100 स्टूडेंट्स, तो ये मोर देन 100 स्टूडेंट्स क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, कि किसको पढ़ाते हो? 100 से ज्यादा बच्चों को। अच्छा, ये अगर वर्ब है तो वर्ब के पहले ये पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट क्या रहा होगा? सब्जेक्ट यही रहा होगा, टू टीच। और तुमको पता है कि टू टीच एक इन्फिनेटिव है, बोलो हाँ। और आपको पता है कि इन्फिनेटिव आज यहाँ क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या काम कर रहा होगा? नाउन का काम कर रहा होगा। और इन्फिनेटिव नाउन का काम कर सकती है, ये बात तुम पहले से जानते हो। तो इसका मतलब यही इन्फिनेटिव यहाँ सब्जेक्ट है, इस इन्फिनेटिव का अपना ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब हो गई। अच्छा, जब सब्जेक्ट ये है तो वर्ब को डिसाइड कौन करता है? सब्जेक्ट। वर्ब का डिसीजन सब्जेक्ट के पास होता है। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विल नॉट डिसाइड वर्ब, तो ये सब्जेक्ट है, ये डिसाइड करेगा। एक ही इन्फिनेटिव है, इसलिए बेटा इस लगाएंगे। आज गलत है, तो लिखना पड़ेगा टू टीच मोर देन 100 स्टूडेंट्स इज डिफिकल्ट। आ जाओ ऊपर, लिखा है टू गेट अप, देखो एक इन्फिनेटिव, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो गया भैया अदर वर्ड, कि कब उठता है? सुबह में जल्दी। ये कब का रिप्लाई है? और आपको पता है बेटा कि वर्ब के साथ जो हम ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखते थे, इस अदर वर्ड में कितने लोग थे? 4 लोग थे। एक वेयर का रिप्लाई, एक हाउ का रिप्लाई, एक वाई का रिप्लाई, और एक व्हेन का रिप्लाई। ये 4 लोग हैं एडवर्ब देने वाले। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये किसका रिप्लाई है? कब का। व्हेन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पूरा एडवर्ब हो गया। ये पूरा यहां से यहां तक क्या काम कर रहा है? एडवर्ब काम कर रहा है। अगर बेटा ये एडवर्ब काम कर रहा है, तुम जरा सोचो, एंड लगा है, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग करेक्टर है, सेम रैंक के लोगों को जोड़ता है, जो एंड किधर होगा वही एंड के उधर होगा। यहाँ देखो फिर से इन्फिनिटिव आ गई, टू स्लीप अर्ली एट नाइट। अच्छा फिर से देखो, अर्ली एट नाइट, अर्ली से लेकर नाइट तक, फिर से किसका रिप्लाई बन गया? व्हेन का, कि कब सोता है? अर्ली एट नाइट, रात में जल्दी। तो ये फिर से क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, दोनों के पहले एक इन्फिनेटिव लगी हुई है, यहाँ पे टू स्लीप, यहाँ लगाओ टू गेट अप। इसका मतलब ये एडवर्ब सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि वर्ब के पहले का पार्ट सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब के पहले क्या मिला? एडवर्ब, सब्जेक्ट रहेगा नहीं, तो ये यही सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि इन्फिनेटिव ही सब्जेक्ट का काम कर सकती है, क्योंकि इन्फिनेटिव नाउन बन जाती है। अच्छा, अकेले सब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट और है, टू गेट अप, ये भी सब्जेक्ट है। इस जैसे हम लोग रमेश एंड दिनेश बोलते हैं, तो वैसे ही टू गेट अप एंड टू स्लीप, आई रिपीट, रमेश एंड दिनेश, तो टू गेट अप एंड टू स्लीप। लेकिन ध्यान रखना है बेटा कि आपको आपको ध्यान ही रखना है कि जब भी इन्फिनेटिव को कनेक्टर से ऐड किया जाए, जब भी किसी इन्फिनेटिव को 2 प्लस V1 को आप किसी कनेक्टर से ऐड ऑन कर रहे हैं, तो आप बार बार टू रिपीट मत करिए। क्यों ना करें? क्योंकि एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है। कनेक्टर का मतलब होता है ऐड करने वाला। कौन करने वाला? ऐड करने वाला। तो अगर ऐड करने वाला है मेरे भाई, तो जैसे x प्लस वाई के पहले मैं 2 लगा दूं, तो तुम बताओ ये 2 किसका माना जाएगा? ये 2 x का माना जाएगा कि y का? तो आप कहेंगे सर ये 2 दोनों का माना जाएगा। इसका मतलब है 2x प्लस 2y। लेकिन अगर इसको 2x प्लस वाई लिख दिया जाए, तो ये 2 किसका माना जाएगा? ये 2 केवल इस x का है।
लेकिन अगर आपने 2 ब्रैकेट के बाद लिखा है तो इसका मतलब ये 2x का भी है, y का भी है। बहुत क्लियर पिक्चर है। तो वैसे ही जैसे जो काम मैथ्स में ये ब्रैकेट करते हैं ना, वही काम इंग्लिश में ये एंड करते हैं। अगर तुम एंड लगा दियो तो ये v1 और ये v1 जुड़ गया है। अब इस 2 की 2 बार जरूरत नहीं है, तुम 2 को एक ही बार लगाओ, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे ये दोनों जुड़े हुए हैं ब्रैकेट से, अब 2 एक ही बार लिखोगे दोनों में काम आ जाएगा। तो वैसे ही जब भी 2 + v1 को रिपीट किया जाए एंड कनेक्टर से, तो आप बार बार 2 मत लगाया करिए, एक ही 2 लगा लिया करिए। ये 2 कैंसिल करो। अब ये 2 इसके लिए भी काम करेगा, यही 2 इसके लिए भी काम करेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो देखिए यहाँ गड़बड़ ये हो गया बेटा कि ये 2 गेटअप तो लिखा सही है, अब यही 2 इसके लिए काम करेगा स्लीप के लिए, तो इस 2 की कोई जरूरत नहीं है। तो एक गलती ये है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है। सेंटेंस बना टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी उठना, एंड स्लीप अर्ली एट नाइट, रात में जल्दी सोना। तो कई लोग हुए, दो एक्टिविटी हुई, एक सुबह जल्दी उठना और रात जल्दी सोना, 2 एक्टिविटी हुई। तो 2 एक्टिविटी के लिए बेटा क्या लगाओगे, आर की इज, आर लगाओगे ना, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, और अगर प्लूरल हुआ तो आर लगाएंगे। आई होप कि ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं आई है तो और बढ़िया। कॉपी को रिवाइज करिए। चलो मैंने फिर कहा एक सीक्वेंस दिखाता हूं भैया आपको। देखो एक होता है इन्फिनेटिव में, एक होता है भैया, कैसे बोलूं आपको मैं, चलो लिख ही देता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है। इन्फिनेटिव के कई स्टेट होते हैं, और दिखाता हूं आपको, तुम भी क्या याद रखोगे, किसी ने पढ़ाया था। एक होता है बेटा 2b + ing फॉर्म। हालांकि इस तरह की स्ट्रक्चर्स क्लास में कोई पढ़ाता नहीं जल्दी, फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ ये सोच कर कि तुम मेरा साथ दोगे और तुम बात समझने का प्रयास करोगे। हार मत मानना, क्योंकि इन तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ ही लीजिए, क्या ही छोड़ना। मन तो किया छोड़ दूँ, जंप कर जाऊँ, लेकिन तुम्हारी हालत देख के लग रहा है पढ़ाई दिया जाए। देखो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें टू लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हो। टू लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हो, क्या होगा कि हम उसको इन्फिनेटिव बोल देंगे। ऐसा स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं मिलेगा अंग्रेजी के, तो आप क्या बोल देंगे उसको, इन्फिनेटिव। देखो यहाँ पर भी 2 + v1 लिखा है, यहाँ पर भी 2 के बाद देखो v1 आई है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये इन्फिनेटिव है इतना। यहाँ पर भी देखो 2 के बाद v1 लिखा है, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर भी लिखा है टू हैव फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये सब स्ट्रक्चर क्या है, इन्फिनेटिव है। तो फिर ये आगे और क्या आ गया, आगे और क्या आ गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इन्फिनेटिव। इनडेफिनिट इन्फिनेटिव, ठीक है। टू बी आईएनजी फॉर्म, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। ये क्या है, परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, ये इसके नाम है। अब आप कहेंगे सर ये तो टेंस में था, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, टेंस भी एक वर्ब का पार्ट है, नॉन फाइनाइट भी वर्ब का पार्ट है। तो वर्ब का कोई भी हिस्सा होगा उसको आप 4 ही स्टेट में रिप्रेजेंट कर पाओगे। इंग्लिश में किसी वर्ब को 4 स्टेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोले कौन कौन सा, आप कहेंगे सर इंडेफिनिट, आप कहेंगे सर कंटिन्यूअस, आप कहेंगे सर परफेक्ट, और आप कहेंगे सर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब वो वर्ब चाहे फाइनाइट वर्ब के तौर पर हो, फाइनाइट वर्ब समझ रहे हैं, आई थिंक मेन वर्ब को बोल रहा हूँ, और वो वर्ब चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पर हो। अगर वो फाइनाइट वर्ब के तौर पर हो तो भी ये 4 स्टेट हो जाएंगी, और अगर वो नॉन फाइनाइट के तौर पर हो तो भी 4 स्टेट हो जाएंगी। अब हम इसको इंडेफिनिट इन्फिनेटिव बोल रहे हैं, अगर 2 के बाद प्लेन v1 लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इन्फिनेटिव। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इन्फिनेटिव तो हो लेकिन कंटिन्यूअस भी हो,
और तुमको पता है कि इन्फिनेटिव कैसे बनेगा, इन्फिनेटिव बनेगा 2 + v1 से, बोलो हाँ। अच्छा, कंटिन्यूस कैसे बनेगा, कंटिन्यूस बनता है बेटा बी की फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बोलो हाँ। कहीं भी कोई चीज कंटिन्यूटी में डालनी तो कैसे डालोगे, अकेले आईएनजी फॉर्म से नहीं होता, बी की फॉर्म भी होती है। वैसे ही अगर कहीं पर परफेक्शन दिखाना है तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। दुनिया में कहीं भी परफेक्शन दिखाना है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, दुनिया में कहीं भी कंटिन्यूटी दिखानी है तो बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैंने कहा कि कंटिन्यूअस दिखाना है तो हमको पता है काम करते हैं, हमको दिखाना है इन्फिनेटिव तो लगा लेते हैं बी। अच्छा, टू और बी मिलके क्या हो गए, इन्फिनेटिव, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, बी के बाद एक काम करो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो। जब बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगा दोगे तो बी और आईएनजी मिलके क्या बन गया, कंटिन्यूअस, और ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव। तो दोनों मिला के नाम क्या हो गया, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि टू बी आईएनजी फॉर्म कैसे बना। यहाँ आ जाओ, टू हैव थर्ड, वही बात, देखो टू और हैव बन गया परफेक्ट, सॉरी इन्फिनेटिव, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। अच्छा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या बन गया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट, तो ये परफेक्ट हो गया, ये इन्फिनेटिव, मीनिंग मिला के क्या हो गया, परफेक्ट इन्फिनेटिव। ऐसे यहाँ पर देखो, ये हो गया इन्फिनेटिव, ये हो गया परफेक्ट, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अच्छा, बी के बाद आईएनजी फॉर्म, ये हो गया कंटिन्यूअस, तो ये सी, ये पी और ये इन्फिनेटिव, तो मिला के नाम क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। आई होप कि पहले ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, आखिर ये स्ट्रक्चर ऐसा कैसे हुआ। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, आइए कुछ समझ लेते हैं। मैंने कहा द गवर्नमेंट appears to sanction, the government appears to sanction 10 crore rupees for the upliftment of the poor। हमने कहा देखो, हमने यहाँ लिखा है अपीयर्स के बाद इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, टू के साथ v1 लिखा है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट इन्फिनेटिव है। इंडेफिनिट इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है, इंडेफिनिट, नाम देखो कैसा लिखा है, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव। इसका मतलब ये काम कब होगा कुछ पता नहीं है, इंडेफिनिट है, मतलब कब होगा, आगे होगा, इन फ्यूचर, कब होगा नहीं पता, क्योंकि वो इंडेफिनिट है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे सर इसका सिंपल भाषा में मीनिंग क्या हुआ जो लिखा गया है, सिंपल भाषा में इसका जो मीनिंग है ना बेटा, वो यही है कि इट अपीयर्स दैट द गवर्नमेंट विल सैंक्शन ₹10 करोड़। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी 10 करोड़ रुपए, करेगी, 100% गारंटी नहीं है, अभी इनडेफिनिट। लेकिन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को देखकर, मीटिंग बाजी को देखकर, हलचल को देखकर लग रहा है कि सरकार इस बार कुछ गरीबों के लिए बढ़िया करने वाली है। ये इनडेफिनिट है, ये इनडेफिनिट इसलिए मैंने 2v1 लिखा है। अब देखो कंटिन्यूअस क्या है, बात को समझना। मैंने कहा he appears to be studying। मान लो कोई बच्चा आपने देखा दूर से और उस बच्चे को देखकर लगा कि किताब में एकदम घुसा हुआ था, नज़र उसकी किताब पे बहुत गहरी थी, तो उस गहरी नज़र को देखकर आपको ही लगा कि यार, लग तो ऐसा रहा है एकदम लड़का कायदे से पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि लड़का कायदे से पढ़ रहा है। हो सकता है कि वो आपको दिखाने के लिए ही ऐसा कर रहा हो, लेकिन
अब तो करना ही, देख जो जो दिखेगा मानना तो पड़ेगा ही। तो इसका मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो? देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। अब इसका शुद्ध मीनिंग क्या है? शुद्ध मीनिंग ये है, मतलब अगर अपनी भाषा में आप बोले इसको इन हिंदी, तो इन हिंदी ये है कि इट अपीयर्स दैट ही इज स्टडिंग। इट अपीयर्स दैट ही इज स्टडिंग। इसका मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़का पढ़ रहा है। तो चाहे ऐसे लिख लो और इसी बात को चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये सिंपल सेंटेंस है, ये उसी का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे पहले वाले में भी था कि ये सिंपल सेंटेंस था और ये उसी का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। तो आपको समझना है बेटा कि ये कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव कैसे लगा पा रहे हैं आप। इट अपीयर्स टू बी स्टडीइंग का मतलब इट अपीयर्स दैट ही इज स्टडीइंग। ऐसा लग रहा है कि लड़का पढ़ रहा है। मान लीजिए आप अंदर हैं और घर में बैठे हैं और घर से अचानक से छत के ऊपर टप 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 करके आवाज़ आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे? सर लग रहा है बारिश हो रही है क्या? लग रहा है बारिश हो रही है क्या? ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो मतलब हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि सर इट इट अपीयर्स टू रेन लिखेंगे या टू बी रेनिंग लिखेंगे? क्या करेंगे? टू रेन लिखेंगे या टू बी रेनिंग? टू बी रेनिंग। क्यों? चूंकि बारिश होगी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि लगता है बारिश हो ही रही है। तो इट अपीयर्स टू बी रेनिंग इज इक्वल टू, अगर कॉम्प्लेक्स में लिखें तो क्या हो जाएगा बेटा? इट अपीयर्स दैट इट इज रेनिंग। इट इज इट अपीयर्स दैट इट इज रेनिंग। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। तो ध्यान रखो कि कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव अलग जगह पे लगती है, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव अलग जगह पे लगती है। इट इज डिपेंडेंट, मतलब वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड है कि स्ट्रक्चर किस तरह की मीनिंग कन्वे कराना चाहता है, राइट। फिर आप आइए, कंटिन्यूअस हो गया, इंडेफिनिट हो गया, ये दो हो गए। आइए परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट थोड़ा सा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है। ये कब लगाते हैं? याद रखो कि जब नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट से पहले हो जाए, बिफोर फाइनाइट वर्ब। मतलब जो नॉन फाइनाइट का एक्शन तुम परफेक्ट इन्फिनेटिव से लिखोगे, भाई किसी न किसी नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश को ही तो लिखोगे परफेक्ट इन्फिनेटिव से। तो अगर किसी नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश को परफेक्ट इन्फिनेटिव से लिखोगे, कब लिखोगे? तो इंग्लिश ने कहा कि उस नॉन फाइनाइट वर्ब का एक्शन अगर फाइनाइट के पहले हो रहा है, बिफोर फाइनाइट। बिफोर फाइनाइट अगर हो रहा है भैया, तो आप ये लगा लो। एक एग्जांपल लिया मैंने, कहा कि he regretted to lose the match। एक बात बताओ, कोई लड़का है रिग्रेट कर रहा है, मतलब पश्चाताप कर रहा है, किस बात पे? मैच हार गया। अच्छा, कोई मैच मतलब वो पश्चाताप कब करता है? मैच हारने के पहले करता है या मैच हारने के बाद करता है? ये जरा सोच के बताओ, आप खुद सोचो। चलिए, ही रिग्रेटेड अगर लिखा है भैया कि ही रिग्रेटेड, इसका मतलब इसको पश्चाताप हुआ। अब एक बात बताओ, किसी आदमी को पश्चाताप कब होता है? ये हो गया फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव से लिखी हुई है। हमें बताओ कि इसमें से कौन सा काम पहले हुआ होगा? पहले ये पश्चाताप करेगा या पहले ये मैच हारेगा? बड़ी कॉमन सेंस की बात है भाई। पश्चाताप पहले कैसे कोई करेगा? जब तक वो मैच हारा नहीं है, अंतिम बॉल तक पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अंतिम बॉल पे भी मैं जीत सकता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बंदा पहले पश्चाताप कर ले बाद में मैच हारे। अरे पहले मैच हारेगा तो उसको लगेगा यार गड़बड़ हो गया, अब तो बड़ा नुकसान हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अगर रिग्रेट कर रहा है तो ये तय है कि वो पहले मैच हारा होगा। इसका मतलब इस बार नॉन फाइनाइट का एक्शन पहले होगा, ये एक्शन बाद में होगा। ये पहले मैच हारने दो। अगर ये एक्शन पहले हो रहा है तो
क्या लिखोगे, परफेक्ट इन्फिनेटिव। इसका मतलब अभी तो सही, गलत है लिखा है, क्यों गलत लिखा है, क्योंकि आप ये बोलोगे कि सर टू लूज लिखने का मतलब इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, और इंडेफिनिट इन्फिनेटिव का मतलब होता है वो काम आगे होगा, मतलब मैच आगे हारेगा। जैसे जैसे टू इन्फिनिटिव लिखने का मतलब गवर्नमेंट अभी सैंक्शन नहीं की है, सैंक्शन करेगी ऐसा लग रहा है, मान लो ना करे तो। टू V1 का मतलब होता है अनडन, इनडेफिनिट, अभी आगे हो सकता है। लेकिन अभी अगर तुम ये सोचोगे कि लूज अभी मतलब मैच अभी हारा ही नहीं है, तो रिग्रेट कैसे कर रहा है, इसका मतलब मैच हार चुका है। तो भैया ये इंडेफिनिट इन्फिनिटिव गलत है, और इसको करो परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो लिखना पड़ेगा बेटा कि ही रिग्रेटेड टू हैव लॉस्ट द मैच। ही रिग्रेटेड टू हैव लॉस्ट द मैच। इसको पश्चाताप हुआ किस बात पे, मैच हारकर। मैच हारकर इसको बहुत दुख हो रहा है। तो ये टू हैव लॉस्ट क्यों होना पड़ रहा है, ये बात हजम हो पा रही भैया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट इन्फिनेटिव एंड परफेक्ट इन्फिनेटिव, बिकॉज बोथ आर इन्फिनेटिव, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर व्हाट इट डिमांड्स। इफ इट इज डिमांडिंग दैट कि आपको कैसा स्ट्रक्चर यूज करना है जहां पर हम कोई काम आगे कभी होगा उसके लिए बता रहे हैं, तो फिर वो तो आप इंडेफिनिट लगा लो, क्लास ले। और अगर वो काम पहले हो चुका है तो फिर तय हो गया है कि वो अगर काम पहले हो चुका है तो फिर आप इंडेफिनिट से नहीं कर सकते हैं, आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है भैया कि ये टू लूज गलत है और टू हैव लॉस्ट सही है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं जिससे आपको बात समझ आ सकती है। मैंने एक सेंटेंस कहा कि आई आई रिमेंबर टू मीट यू इन कश्मीर लास्ट ईयर। आई रिमेंबर टू मीट यू इन कश्मीर लास्ट ईयर। मैंने आपको कहा कि भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुमको मैं कश्मीर में मिला हूं। अब होता नहीं, कई बार हम किसी को देखते हैं तो याद आता है कि भाई लग रहा है तुमसे मैं पहले कहीं मिल चुका हूं। फिर अचानक से आप जब जोर डालते दिमाग पे तो आपको लगता है हाँ भाई मुझे याद आ गया कि हम तुमसे कश्मीर में मिले थे, मुझे याद है। तो अब ये सेंटेंस जरा पढ़ो, 10 सेकेंड दो अपने आप को और सोचो। मैं हिंट कर दे रहा हूं, क्या हिंट कर दे रहा हूं बेटा, कि ये हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब, बोलिए हाँ। और ये आपकी हो गई भैया नॉन फाइनाइट वर्ब, बोलिए हाँ। अब आपको सोचना है कि हम इस नॉन फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव से लिख के रखे हैं, दैट इज इंडेफिनिट। सोचो ये सही है या इसको चेंज करना पड़ेगा। एक बारी आपको जरा सा ध्यान रखना है, ये सही है गलत। 10 सेकंड की विंडो ओपन है आपके लिए, जल्दी से आप इसको बताएं क्या करना है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। कोई आदमी है जिसको आज याद है, मिला कब था बेटा, मीटिंग कब हुई, मीटिंग तो हुई है लास्ट ईयर, और याद कब है उसको, आज। इसका मतलब है कि ये काम पहले हो चुका है कि नहीं। और नॉन फाइनाइट का एक्शन अगर पहले हो चुका है तो इंडेफिनिट इन्फिनिटिव से कैसे लिख पाओगे, क्योंकि इंडेफिनिट इन्फिनिटिव तो ये बता रहा है कि वो काम आगे कभी होगा, जबकि हमको यहाँ क्या दिखाना है, ये काम पहले हो चुका है। तो ऐसा कौन दिखाता है, ऐसा दिखाता है बेटा आई रिमेंबर perfect infinitive, that means to have met you in Kashmir last year. I remember to have met you in Kashmir last year. ये इंडेफिनिट इन्फिनिटिव के बजाय ये परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ जाएगा। आई रिमेंबर टू हैव मेट यू इन कश्मीर लास्ट ईयर। क्यों जाएगा, आई होप कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर परफेक्ट इन्फिनिटिव समझ में आ गया। क्योंकि परफेक्ट इन्फिनिटिव एक ऐसा सेगमेंट है जो ये बताता है कि वो काम पहले हो चुका है, उसके पहले लगा ही है परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब ही होता है कोई काम पूरा हो गया, दैट इज परफेक्ट। आई होप बात क्लियर है। चलिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा आपसे कि ही
एडमिटेड, ही डिनाइड टू किल हर। ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। अरे यार ये बोर्ड लॉक करता है क्या ऑटोमेटिक? ही डिनाइड टू किल हर, ये स्टेटमेंट है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इज इट राइट और रॉन्ग। इफ इट इज रॉन्ग देन व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है। फिर वही बात, डिनाइड इज अ फाइनाइट वर्ब, बोली हाँ। अब ये डिनाइड फाइनाइट वर्ब हो गई और टू किल क्या हो गया भैया, नॉन फाइनाइट हो गई। आपको सोचना यही है बेटा कि आखिर ये डिनाइड में गलती है या टू किल में गलती है, अगर गलती है तो क्या गलती है। क्योंकि लिख के दिया गया है इनडेफिनिट इन्फिनेटिव, तो क्या इनडेफिनिट इन्फिनेटिव वैलिड है, सही है? अगर सही है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सही है तो क्या ऐसा है जो इसमें गलत है? क्या ऐसा है जो इसमें गलत है? एक 10 सेकंड की विंडो आपको दिया भैया, जल्दी से आप मुझे बताइए क्या गड़बड़ है। चलिए मैं अब आपको इसमें कुछ बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ, जो शायद आप पहली बार सुनने जा रहे होंगे, समझने जा रहे होंगे। आइए आप भी क्या याद रखेंगे, किसी ने आपको पढ़ाया था। आइए एक बात समझते हैं बेटा, एक वर्ड होता है, क्या होता है, डिनाई। एक वर्ड होता है फॉरबिड, एक वर्ड होता है प्रोहिबिट, एक वर्ड होता है डिक्लाइन। ये जो वर्ड लिखे गए हैं इनके सबके अपने मतलब होते हैं, और मतलब क्या है, सबका मतलब मना करना है। एक वर्ड होता है रिफ्यूज। तुम ध्यान से देखो, इन सभी वर्ड्स का सेम मतलब है। क्या मतलब है? मना करना, कोई चीज़ मना कर देना। अगर आप कोई चीज़ मना कर देते हैं तो आप डिनाई कभी बोलते हो, कभी फॉरबिड बोलते हो, कभी प्रोहिबिट बोलते हो, कभी डिक्लाइन बोलते हो। अच्छा कभी आपने देखा है, मोबाइल यूज़ करते होंगे आप, आपके पास जब कॉल आती है तो कॉल के वक्त आपके आप सामने ऑप्शन आता है स्क्रीन पे, एक रेड बटन और एक ग्रीन बटन, ऐसा होता है। और देखो रेड वाले पे लिखा होता है डिक्लाइन और ग्रीन वाले पे लिखा होता है एक्सेप्ट, देखा होगा। कभी सोचा कि आखिर डिक्लाइन क्यों लिखा है, डिनाई क्यों नहीं लिखा है? डिनाई क्यों नहीं लिखा है, आखिर डिक्लाइन क्यों लिखा गया? उसके पीछे वजह है बेटा। वजह यह है कि जो वहां पे वर्ड आते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब कौन किसका ऑपोजिट है वो समझना है। जो डिनाई होता है भैया वो होता है नॉट टू एडमिट, नॉट टू एडमिट। फॉरबिड होता है नॉट टू अलाउ, प्रोहिबिट होता है नॉट टू परमिट, डिक्लाइन होता है नॉट टू एक्सेप्ट, रिफ्यूज होता है नॉट टू एक्सेप्ट, सॉरी हाँ नॉट टू एग्री। ये है, ये डेफिनेशन है। बहुत कम लोग इसको समझते हैं, आज से आप भी शामिल हो जाएंगे उसी कैटेगरी में जो समझते रहेंगे। डिनाई का ऑपोजिट एडमिट है, फॉरबिड का ऑपोजिट अलाउ है, प्रोहिबिट का ऑपोजिट परमिट है, डिक्लाइन का ऑपोजिट एक्सेप्ट है, रिफ्यूज का ऑपोजिट एग्री है। इसीलिए आपके मोबाइल फोन में जब भी कोई कॉल आती है तो देखिए वहां लिखा होता है डिक्लाइन या फिर एक्सेप्ट। कभी भी वो ऐसा नहीं कर सकता कि रिफ्यूज और एक्सेप्ट लिख दे, ना ना, रिफ्यूज एक्सेप्ट एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। रिफ्यूज एग्री का ऑपोजिट है। एग्री करना मतलब सहमत होना या मना कर देना, वो मना करना रिफ्यूज है। लेकिन एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना, वो ना एक्सेप्ट करना डिक्लाइन है। दोनों बड़ा फर्क होता है। देखिए साहित्य में जिन लोगों को लग रहा होगा सर क्या ही अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा बेटा। जिस नल से आप नहा रहे थे कुछ देर पहले, उससे पानी निकल रहा था, जब वो आदमी नहा के वापस आता है लोटा लेकर, लोटिया लेकर, और फिर कहता है भैया थोड़ा बाल्टी हटा लीजिए मुझे जल भरना है, ये क्या मजाक है? कुछ देर पहले इसी नल से पानी निकल रहा था, तुम नहा रहे थे, तो अब तुम वापस कपड़ा पहन के आगे लोटिया लेके, तो तुम क्या कह रहे हो? बाल्टी हटा लीजिए थोड़ा सा मुझे जल भरना है। तो क्या उस नल से अब निकलेगा जल? और कुछ देर पहले भी क्या निकला था? पानी। यही तो बात है साहित्य, यही तो मजा है। साहित्य में शब्दों का तो खेल है।
कि आप उसी पानी को पानी कब बोलेंगे, उसी पानी को जल कब बोलेंगे। आप मंदिर जाएं और वही पानी जहां से लोग नहा रहा है वहीं से आप लोटिया में पानी भरते हो, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं शिव जी के ऊपर पानी चढ़ा रहा हूँ, क्या बोलेगा, जल चढ़ा रहा हूँ। वरना वो मंदिर में पीट लेंगे आपको, भयानक पीट लेंगे भाई साहब। आरएसएस वाले हमेशा खड़े रहते हैं अगल बगल, तनको वो जरूर बोले मार के बहा देंगे पूरा। तो उनको ये लगता है कि यार तुमको इतनी तमीज नहीं है कि पानी कब बोलनी है, जल कब बोलना है। यही तो हिंदी साहित्य का अपना एक टेस्ट है कि आप जानिए शब्दों का यूसेज क्या होता है। हमारी दिक्कत क्या है, हमारे देश में जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, मेजॉरिटी के साथ, सब कोई ऐसा नहीं होता बट ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, शब्दों की हिंदी रटने में बड़ा फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम शब्दों की हिंदी रट लेंगे तो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। मेरे भाई, अगर हिंदी रटना है ना तो तुम बताओ, डिनाई का मतलब मना करना, फॉरबिड का मतलब मना करना, प्रोहिबिट का मतलब मना करना, डिक्लाइन का मतलब मना करना, रिफ्यूज का मतलब मना करना। सर्च करो गूगल पे, मना करना दिखाएगा। अब तुम हिंदी जान के भी क्या कर लोगे, एग्जाम में आ गया भरने के लिए, बोलो भरो, डिनाई भी है ऑप्शन में, फॉरबिड भी है, प्रोहिबिट भी है, डिक्लाइन भी, भर पाओगे? अब कुछ नहीं कर पाओगे। शब्दों की हिंदी जानना बहुत बड़ी होशियारी नहीं है, शब्दों का यूसेज जानना ये होशियारी, कला इसको बोलते हैं। क्या आपको तमीज है कि किन शब्दों को कहाँ पर बोलना है ताकि काम निकल जाए? इसको बोलते हैं, बहुत ही कलाकार आदमी है, क्योंकि उसको पता है कि क्या बोलने से क्या होगा। उसको पता है कि क्या बोलूंगा सामने वाला कंटाप मार देगा, और क्या बोलूंगा सामने वाला पैर छू के जाएगा। यही तो शब्दों की कला है। देखिए, तो मैंने कहा डिनाई का मतलब होता है बेटा एडमिट, नॉट टू एडमिट। अच्छा, एडमिट का मतलब क्या, तो भी समझ लो। एडमिट का मतलब भी आप नहीं समझ पा रहे होंगे। एडमिट का मतलब कोई चीज मान लेना नहीं, टू एक्सेप्ट समथिंग। एडमिट की हिंदी लिख रहा हूं, टू एक्सेप्ट समथिंग विच यू हैव डन अर्लियर। कोई ऐसी चीज, एडमिट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज मानना जिस चीज को पहले कभी आपने किया हो। मान लीजिए कि आपने कभी चोरी की थी, पकड़े नहीं गए, होशियार थे आप, लेकिन आज से 2 साल के बाद किसी ने आपका वो वीडियो लीक कर दिया जिसमें आप चोरी करते हुए दिखाए जा रहे थे, कैमरे में रिकॉर्ड था। अब वो वीडियो आज आ गया सामने सबके। अब जब पुलिस पूछेगी भाई देख तेरा वीडियो है, तू ही चुरा रहा है, अब तुम मना भी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब अब आप क्या करोगे, एडमिट करोगे अपनी चोरी को, अपनी की गई गलती को। इसे लोग क्या बोलते हैं, अपनी गलती क्या कर लो, अपनी गलती एग्री कर लो, एक्सेप्ट कर लो, परमिट कर लो, अलाउ कर लो, क्या कर लो, एडमिट कर लो। क्यों एडमिट कर लो? एडमिट का मतलब जो तुमने किया, यू हैव डन अर्लियर, जो पहले किए हो उसको मानना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं एडमिट। दैट इज एडमिट। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हमने एडमिट किया, इसका मतलब मैंने पहले कभी किया होगा उसको, यस या नो, किया होगा तभी मैंने एडमिट किया। अब मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूं इसी पे यहां होल्ड करके कि ही एडमिटेड टू टू किल हर। ये बात बताओ, इस लड़के ने इस लड़की को मार डाला। जब पूछा गया वीडियो दिखाकर, अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुमको मानना ही पड़ेगा। तो आखिरकार आपने क्या कर लिया, मान लिया, एडमिट कर लिया। क्या एडमिट किया कि हाँ भाई मैंने ही मारा है। तो इसका मतलब हत्या हो चुकी है, आगे होगी, हो चुकी है। टू किल का मतलब इंडेफिनिट इन्फिनिटिव, इसका मतलब हत्या आगे होगी, जबकि हत्या हो चुकी है, तभी आपने एडमिट किया। तो भैया इन्फिनिटिव इंडेफिनिट से क्यों लिखे हो, इसको लिखो परफेक्ट से। तो लिखना पड़ेगा टू हैव किल्ड, टू हैव किल्ड। तो आप बोलिए ही एडमिटेड टू हैव किल्ड, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। वजह समझ में आ रही है कि परफेक्ट इन्फिनिटिव क्यों लगाना पड़ रहा है। वही बात यहाँ पे आ जाओ, जो हमने सेंटेंस लिखा है, अगर इसने डिनाई कर दिया, इसका मतलब अभी आपके पास प्रूफ नहीं दिखाया आपने, और आपसे जनरली पूछा भाई तुमने हत्या किया है क्या, जबकि किया तुम ही ने है, लेकिन तुमको पता है कि मेरे हत्या करने का सबूत किसी के पास नहीं, तो मैं क्यों मानूं? तो उसने उसको मानने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। लेकिन डिनाई हम किस चीज को करते हैं, जो हम पहले से किए होते हैं, जो एडमिट का इसका एंटोनिम है। इसका मतलब जो हमने पहले कभी किया, उसका सबूत नहीं था किसी के पास, हमसे पूछा गया तुमने किया क्या, तो मैं क्यों बोलूं किया, मैंने कहा नहीं साहब मैंने नहीं किया, जबकि तुम ही किए हो। इसका मतलब जिस चीज को आप डिनाई करते हो वो चीज पहले हो चुकी होती है। अगर ये पहले हो चुकी है तो बेटा इंडेफिनिट इन्फिनिटिव गलत है, इसको लिखना पड़ेगा टू हैव किल्ड, टू हैव किल्ड। बोले ऐसे नो, तो ही डिनाइड टू हैव किल्ड हर, जैसे यहाँ पे टू हैव किल्ड किया वहां पर भी करना पड़ेगा।
आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आज के लेक्चर में। मैंने प्रयास किया है कि आज के लेक्चर में आपको कुछ बेहतर सिखा पाऊँ, कुछ बेहतर चीज़ दे पाऊँ, और आशा करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा। बस जाके बढ़िया से वीडियो को देखिए, समझिएगा। अगर कहीं कोई तकलीफ रह गई होगी तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।